Dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Wave YouTube classes for you. हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एन तिवारी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग कारपोरेट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, यह कारपोरेट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज का पहला यूनिट है जिसमें हमने इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को कवर किया है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले एमसीक्यू सीरीज की वीडियो की लिंक आपको समय से मिलती रहे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। अंत तक वीडियो में बने रहें। स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, कंपनी एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल ऑन। कंपनी अधिनियम 2013 लागू हुआ। इसके चार ऑप्शन हैं। ए 1 जनवरी 2013, बी ऑप्शन है 1 अप्रैल 2013, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 2014 और ऑप्शन डी के रूप में है 1 अक्टूबर 2015। स्टूडेंट, कंपनी एक्ट 2013 की जहां तक बात करें तो यह 29 अगस्त 2013 को एक एक्ट के रूप में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर के बाद प्रकाश में आया। उसी समय इसकी कुछ धाराएं लागू हो गई थी 30 अगस्त 2013 से ही, लेकिन पूरी तरीके से यह एक्ट 1 अप्रैल 2014 को लागू हो गया। इस तरह देखें तो इन ऑप्शन में से सी ऑप्शन सबसे उपयुक्त ऑप्शन है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। 1 अप्रैल 2014 से कंपनी अधिनियम 2013 लागू हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है, द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ। कंपनी की अंश पूंजी में शामिल है। यहाँ चार ऑप्शन अवेलेबल हैं। ए इक्विटी शेयर समतांश, बी प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश, सी डेफरेड शेयर विशेष अंश, डी इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर बोथ समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश दोनों। स्टूडेंट, जहां तक कंपनी की अंश पूंजी शेयर कैपिटल का प्रश्न है, इसमें दो प्रकार के शेयर यानी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सबसे उपयुक्त है, सबसे सही है। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर बोथ समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश दोनों शेयर कैपिटल में शामिल होते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, शेयर होल्डर्स आर। अंशधारी होते हैं। ऑप्शन ए एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, बी ओनर्स ऑफ द कंपनी, सी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड डी डेब्टर्स ऑफ द कंपनी। इस प्रश्न में स्टूडेंट्स आपसे यह जानने की अपेक्षा है कि कंपनी के शेयर होल्डर इन चारों ऑप्शन में से क्या होते हैं, कौन सा ऑप्शन शेयर होल्डर्स के लिए सबसे उपयुक्त है। स्टूडेंट, आपको बता दें कि कंपनी के अंशधारी कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है, आंसर है, वह है बी ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेयर कैन बी इशूड। अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए एट डिस्काउंट, ऑप्शन बी एट पार, ऑप्शन सी एट प्रीमियम, ऑप्शन डी ऑल द एबव। स्टूडेंट, जहां तक शेयर्स के इशू का प्रश्न है, शेयर का इशू एट डिस्काउंट, एट पार, एट प्रीमियम, इन तीनों प्रकार से किया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सबसे उपयुक्त आंसर है ऑप्शन डी ऑल द एबव। उपर्युक्त सभी प्रकार से अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। स्टूडेंट,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड। प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, ऑप्शन बी फॉर इशूइंग बोनस शेयर टू मेंबर्स, ऑप्शन सी फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, ऑप्शन डी फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं जब शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो जो एक्सेस अमाउंट प्राप्त होता है प्रीमियम के रूप में उसे सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। स्टूडेंट, यह कंपनी के लिए एक कैपिटल रेवेन्यू है। इसका इस्तेमाल कहाँ नहीं किया जा सकता है? जो चार ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं, इनमें से किस काम के लिए उस अमाउंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? इस प्रश्न में यही जानने की अपेक्षा की गई है आपसे। तो जहां तक आपको बता दें, अभी हमने आपसे बताया कि यह एक कैपिटल रेवेन्यू होता है, इसलिए डिविडेंड्स पे करने के लिए इसका इस्तेमाल तो नहीं हो सकता, क्योंकि डिविडेंड हमेशा रेवेन्यू प्रॉफिट से पे किया जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ए फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स। सदस्यों को लाभांश देने के लिए प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज शोन इन विच अकाउंट। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को किस खाते में दर्शाया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रीमियम अकाउंट, ऑप्शन बी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ऑप्शन सी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ऑप्शन डी एनी वन ऑफ बी आर सी। स्टूडेंट, इस प्रश्न में आपसे यह अपेक्षा की गई है कि यदि शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए जा रहे हों तो प्रीमियम का अमाउंट कंपनी में किस खाते में दिखाया जाता है। स्टूडेंट्स, इस संबंध में आपको हम बता दें, पुराने कंपनी एक्ट अर्थात इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में इस संबंध में कोई बात नहीं कही गई थी, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 52 इस संबंध में निर्देश करता है कि प्रीमियम पर प्राप्त राशि को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अथवा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से दिखाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार देखें, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी एनी वन ऑफ बी आर सी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेप्ट टू द परमिशन अलाउड द मैक्सिमम अलाउएबल डिस्काउंट ऑन इक्विटी शेयर इज। विशेष अनुमति को छोड़कर समता अंशों पर अधिकतम छूट दी जा सकती है। कितने परसेंट? तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 15%। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में यह जानने की अपेक्षा की गई है कि किसी विशेष दशा को छोड़ करके, किसी विशेष प्रकार के डायरेक्शन को छोड़ करके इक्विटी शेयर पर मैक्सिमम कितने परसेंट की डिस्काउंट अलाउड है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ शेयर्स हैव बीन इशूड एट प्रीमियम एंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड, देन एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ सच शेयर्स, अर्थात यदि अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है तथा प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी है, तो ऐसे अंशों के हरण के समय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन ए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट शुड बी डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, ऑप्शन सी इज securities premium reserve account should be neither debited nor credited, option D none of the above। स्टूडेंट, आपको बता दें कि यदि शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया जाता है और प्रीमियम का अमाउंट प्राप्त हो जाता है
तो ऐसे शेयर्स के फॉरफीचर पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। इसलिए न तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट किया जाता है, ना ही क्रेडिट किया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है, सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट शुड बी नाइदर डेबिटेड नॉर क्रेडिटेड। प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता न तो डेबिट किया जाना चाहिए और न ही क्रेडिट किया जाना चाहिए। यहाँ पे हम एडिशन में आपको बता दें, यदि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं होता है तब ऐसे अंशों का फॉरफीचर करने पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया जाता है। और वह इसलिए डेबिट किया जाता है कि जब प्रीमियम का अमाउंट कॉल किया जाता है, ड्यू होता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। जब तक यह अमाउंट प्राप्त नहीं हो जाता तब तक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है। लास्टली जब ऐसे शेयर्स को रद्द किया जाता है, फॉरफिट किया जाता है, इनका हरण किया जाता है, तो इसके संबंध में जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ड्यू करते समय क्रेडिट हुआ था उसे क्लोज करने की जरूरत होती है। इसलिए यदि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्राप्त नहीं होता है तब फॉरफीचर के समय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्काउंट अलाउड ऑन री-इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू। हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। ऑप्शन ए शेयर डिस्काउंट अकाउंट, ऑप्शन बी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी जनरल रिजर्व अकाउंट। स्टूडेंट्स, यदि फॉरफिटेड शेयर्स का री इशू किया जाता है और री इशू डिस्काउंट पर होता है तो यह डिस्काउंट अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स पर प्राप्त हुए अमाउंट से अधिक नहीं हो सकता है और फॉरफिटेड शेयर्स पर पूर्व में प्राप्त जो अमाउंट है उसका इस्तेमाल री इशू के समय डिस्काउंट देने के लिए किया जा सकता है और यह डिस्काउंट उस पर्टिकुलर अमाउंट से अधिक नहीं हो सकता है। अर्थात री इशू पर दिया जाने वाला डिस्काउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट से पूरा किया जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट किया जाता है। अर्थात ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर री इशू द फॉरफिटेड शेयर द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू। हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन करने के पश्चात अंश हरण खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ऑप्शन बी जनरल रिजर्व अकाउंट, ऑप्शन सी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ऑप्शन डी रिजर्व कैपिटल अकाउंट। जब शेयर का फॉरफीचर होता है तो उन पर जो भी अमाउंट तब तक रिसीव हुआ रहता है उसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जब तक ऐसे शेयर्स का री इशू नहीं होता है तब तक यह अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही रहता है। लेकिन जैसे ही इन अंशों का री इशू किया जाता है, यदि री इशू पर डिस्काउंट देना है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से ही वह डिस्काउंट कवर किया जाता है। बाद में जो भी रेसिडुअल वैल्यू बचती है, रेसिडुअल अमाउंट बचता है, उसे
कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेफरेंस शेयर्स आर, पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं। ऑप्शन ए, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, कंपनी के कर्मचारी। ऑप्शन बी, ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के स्वामी। ऑप्शन सी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के लेनदार। ऑप्शन डी, डेब्टर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के देनदार। आप सब जानते हैं चाहे इक्विटी शेयर होल्डर्स हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, दोनों कंपनी के ओनर्स होते हैं, कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रैक्टिस शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी मीन्स, व्यवहार में एक कंपनी के अंश पूंजी का आशय होता है। ऑप्शन ए, एथराइज्ड कैपिटल अधिकृत पूंजी। ऑप्शन बी, इशूड कैपिटल निर्गमित पूंजी। ऑप्शन सी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल प्रार्थित पूंजी। ऑप्शन डी, पेड अप कैपिटल चुकता पूंजी। जहां तक ऑप्शन ए का प्रश्न है एथराइज्ड कैपिटल, तो आप सभी जानते हैं एथराइज्ड कैपिटल कंपनीज के शेयर कैपिटल का वह हिस्सा होता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वर्णित होता है, अर्थात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लाज में लिखा हुआ होता है। इसका कंपनी में मूलतः कोई लेना देना नहीं है। यह बैलेंस शीट में एक इंफॉर्मेशन के रूप में शो की जाती है। यह वह कैपिटल है या कैपिटल की वह लिमिट है जिससे अधिक कोई कंपनी अपने जीवन काल में जारी नहीं कर सकती। तो इसका ऑप्शन एथराइज्ड कैपिटल सही नहीं है। वहीं इशूड कैपिटल की बात करें तो इशूड कैपिटल वह शेयर कैपिटल होती है जिसे कंपनी इशू करती है, लेकिन जाहिर सी बात है इशू का कुछ हिस्सा जो है वो सब्सक्राइब होता है, कुछ अनसब्सक्राइब हो सकता है, कुछ हिस्सा प्राप्त हो सकता है और कुछ अप्राप्त हो सकता है, एरियर हो सकता है। इसलिए यह ऑप्शन भी सही नहीं है। ऑप्शन सी इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल का वह हिस्सा है जिसे परचेज कर लिया गया होता है, अर्थात शेयर होल्डर्स ने परचेज कर लिया है। यह भी हो सकता है इशूड कैपिटल का कुछ हिस्सा जो है वो अनसब्सक्राइब हो जाए। यहाँ सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी सामान्य रूप से कंपनी की शेयर कैपिटल के रूप में नहीं जानी जाती है, क्योंकि इसमें भी कुछ हिस्सा एरियर हो सकता है, बकाया हो सकता है, जिसे अनपेड शेयर कैपिटल कहते हैं। पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल का वह हिस्सा है जो इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप अर्थात प्राप्त हो चुका होता है। वास्तव में कंपनी के शेयर कैपिटल का मतलब पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पेड अप कैपिटल चुकता पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शेयर्स आर ऑफर्ड टू, अधिकार अंश जारी किए जाते हैं। ऑप्शन ए, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर्स को। ऑप्शन बी, द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रवर्तकों को। ऑप्शन सी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के वर्तमान अंशधारियों को। ऑप्शन डी, द बैंकर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऋणदाताओं को। जहां तक राइट शेयर के इशू का प्रश्न है, राइट शेयर या राइट इशू की ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कंपनी अपने वर्तमान अंशधारियों को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू का कुछ हिस्सा कोटे के रूप में जारी करती है। इस हिस्से को
केवल कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही जारी किया जाता है, पब्लिक इशू इस हिस्से का नहीं होता है। तो इस प्रकार से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए अलॉट किए गए कोटे को या अलॉट किए गए इशू साइज को राइट इशू कहते हैं और इस प्रकार के शेयर्स को राइट शेयर्स कहते हैं। ये केवल और केवल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही जारी हो सकते हैं, वर्तमान अंशधारियों को ही जारी हो सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है राइट शेयर्स आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, अर्थात अधिकार अंश कंपनी के वर्तमान अंशधारियों को जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ अंश आवेदन खाता है। ए पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन बी रियल अकाउंट वास्तविक खाता, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र का खाता, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट, इस प्रश्न का सही जवाब है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। अंश आवेदन खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए इज करेक्ट, पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज कॉल्ड अलॉन्ग विथ। किसी विशेष सूचना के अभाव में प्रतिभूति प्रीमियम संचय की मांग किसके साथ की जाती है? ऑप्शन ए इज ऑन एप्लीकेशन आवेदन पर, ऑप्शन बी ऑन अलॉटमेंट आवंटन पर, ऑप्शन सी ऑन फर्स्ट कॉल प्रथम याचना पर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट, आप सबको बता दें कि सिक्योरिटी प्रीमियम, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या कॉल्स किसी भी समय मांगा जा सकता है, लेकिन इसका उल्लेख कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में होना जरूरी है या प्रश्न में होना जरूरी है। लेकिन यदि ऐसी कोई विशेष स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन न तो प्रॉस्पेक्टस में है और न ही प्रश्न में है, तो नॉर्मली सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ड्यू किया जाता है या अलॉटमेंट पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑन अलॉटमेंट आवंटन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए कंपनी कैन नॉट बी रिडीम्ड। कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं हो सकता है। ए एट पार सममूल्य पर, ऑप्शन बी एट प्रीमियम प्रीमियम पर, ऑप्शन सी एट डिस्काउंट छूट पर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन एज पर कंपनी एक्ट एट पार एट प्रीमियम तो हो सकता है, लेकिन एट डिस्काउंट नहीं किया जा सकता। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ए कंपनी कैन नॉट बी रिडीम्ड, ऑप्शन सी एट डिस्काउंट छूट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और लीगली अलाउड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। निम्नलिखित में से किन्हें पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए वैधानिक स्वीकृति है? ऑप्शन ए रिडेम्पशन आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, विभाज्य लाभ से शोधन, ऑप्शन बी रिडेम्पशन बाय इशूइंग न्यू शेयर्स, नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन, ऑप्शन सी रिडेम्पशन पार्टली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एंड पार्टली बाय द इशूइंग न्यू शेयर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। स्टूडेंट्स, प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के लिए विभाज्य लाभ अथवा डिविजिबल प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं इनके रिडेम्पशन के लिए नए अंशों का निर्गमन भी हो सकता है। साथ ही साथ रिडेम्पशन के इन दोनों मेथड्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है
अर्थात प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के लिए पार्टली रिडेम्पशन आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट भी हो सकता है और पार्टली इशूइंग बाय द न्यू शेयर्स भी हो सकता है। तो यहाँ देखें, इस प्रश्न के जवाब में ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। उपरोक्त सभी तरीकों का प्रयोग प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए कंपनी कैन बी रिडीम्ड। कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन हो सकता है। ऑप्शन ए ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड, केवल तभी जब वे पूर्णदत्त हो। ऑप्शन बी इफ दे आर पेड मोर देन 50% ऑफ फेस वैल्यू, यदि अंशों के अंकित मूल्य के 50% से अधिक चुकता हो। ऑप्शन सी ओनली इफ द इशू एट प्रीमियम, केवल तभी जब वे प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हो। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन तभी हो सकता है जबकि वे फुल्ली पेड अप हों। यदि पार्शली पेड अप हैं तो उनका रिडेम्पशन नहीं हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए कंपनी कैन बी रिडीम्ड ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड। It means option A is correct. Only if they are fully paid. केवल तभी जब वे पूर्णदत्त हों। Next question is bonus share can be issued only to। बोनस अंश जारी किए जा सकते हैं केवल ऑप्शन ए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ऑप्शन बी न्यू शेयर होल्डर्स नए अंशधारियों को, ऑप्शन सी एग्जिस्टिंग एंड न्यू शेयर होल्डर्स बोथ वर्तमान एवं नए अंशधारी दोनों को, ऑप्शन डी इम्प्लाइज कर्मचारियों को। बोनस शेयर तब जारी करती है कंपनी जब कंपनी के पास सरप्लस रिजर्व होता है और वह उसे कैपिटलाइज करना चाहती है, तो वह अपने वर्तमान अंशधारियों को अतिरिक्त अंश जारी कर देती है आउट ऑफ एक्सेस रिजर्व, जिसे हम बोनस शेयर कहते हैं। और ये हमेशा वर्तमान अंशधारियों एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही जारी किया जाता है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वर्तमान अंशधारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोनस शेयर आर इशूड बाय द कंपनीज बिकॉज। कंपनी द्वारा बोनस अंशों का निर्गमन किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए सरप्लस कैश इज अवेलेबल, अधिक रोकड़ उपलब्ध है। ऑप्शन बी देयर आर हैवी एक्यूमुलेटेड जनरल रिजर्व, अत्यधिक एकत्रित सामान्य संचय है। ऑप्शन सी देयर इज हैवी कंपटीशन फ्रॉम सिमिलर कंपनीज, समान कंपनियों में अधिक प्रतियोगिता है। ऑप्शन डी कंपनी हैव हाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कंपनी का सकल लाभ अनुपात अधिक है। स्टूडेंट, कंपनी बोनस शेयर तब जारी करती है जब कंपनी के पास जनरल रिजर्व में ढेर सारा फंड कलेक्ट हो जाता है और कंपनी उसे कैपिटलाइज करना चाहती है, तब वह अपने सभी अंशधारियों को उनके अंशधारिता के अनुपात में एक्सेस शेयर अलॉट करती है, जिसे बोनस इशू कहते हैं या बोनस अंशों को जारी करना कहते हैं। यह उन परिस्थितियों में ही हो सकता है जब कंपनी अपने रिजर्व का कैपिटलाइजेशन करे। यहाँ सरप्लस कैश का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ बाकी कंपनियां क्या कर रही हैं, क्या उनका कंपटीशन है, इसका कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के प्रॉफिट रेशियो क्या है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का सबसे सही जवाब है वह है ऑप्शन बी देयर आर हैवी एक्यूमुलेटेड जनरल रिजर्व, अत्यधिक एकत्रित सामान्य संचय है, तभी कंपनी अपने बोनस शेयर जारी कर सकती है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार
इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इन सब के बारे में देखा और इनसे जो संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं उनको हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। अगले भाग में हम लोग डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को कवर करेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका धन्यवाद।